हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। 1 जुलाई 2017, हाँ जी हाँ, 1 जुलाई 2017 से इस देश की कर प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और भारत में 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया। सरकार ने संसद से लेकर आम आदमी तक इस कानून को पहुंचाने की बहुत कोशिश की है। सरकार के प्रयत्न भी सराहनीय हैं, लेकिन आम आदमी तक जीएसटी किस तरीके से काम करता है, खास करके ट्रेडर्स तक जीएसटी तरीके से काम करता है, और जो स्टूडेंट्स इस नई रचना का, इस नई टैक्स प्रणाली का अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है। यह एक वीडियो है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का टैक्स कैसे लगता है, जीएसटी के मायने इंडिया के लिए क्या है, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हो, जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो और जीएसटी के बेनिफिट क्या है। ये सब कुछ बातें आप जानेंगे मेरे इस वीडियो के द्वारा। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। डियर फ्रेंड्स, जीएसटी जो है माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब गवर्नमेंट इसे लेके आई थी तो गवर्नमेंट का कहना था ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स रहेगा, क्योंकि सारा जो मैकेनिज्म है वो ऑनलाइन रहेगा। ट्रेडर्स को जो सरकारी ऑफिस है उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंज्यूमर तक भी सारी बातें जो है, और जो कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रणाली है उसको खत्म करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। कंज्यूमर तक भी सारी बातें पहुंचाने की कोशिश की गई। अब जीएसटी जो है पूरी दुनिया में कैसे आया, भारत में कैसे आया, क्या है इसके मायने, क्या है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हम समझते हैं। मैं प्रोफेसर राज कांकरिया, आई एम एसोसिएटेड विद जीएस रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जलगांव। I'm a qualified company secretary, friends. So now let us start with our video. कुछ प्रश्न और उत्तर के द्वारा मैं आपके साथ में जीएसटी क्या है इसके बारे में रूबरू होऊंगा। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि which country introduced GST in the world and how many countries adopted GST in the world? France was the first country to adopt GST, to introduce GST before the world in 1954. देखिए फ्रांस, और उसके बाद 160 कंट्रीज ने जीएसटी अडॉप्ट किया, जिसमें कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मोनाको, स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राजील, साउथ कोरिया और हमारा भारत देश इंडिया। मलेशिया हैज अडॉप्टेड जीएसटी जस्ट बिफोर इंडिया। चाइना जो है, चाइना इंप्लीमेंटेड जीएसटी वे बैक इन 1994 व्हाइल रशिया डिड इट इन 1991 और भारत ने 2017 में इसे लागू किया। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में जीएसटी की जर्नी कैसे रही। सन 2000 में जीएसटी की फर्स्ट कमेटी बनाई गई। उस वक्त माननीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनकी सरकार ने जीएसटी कर प्रणाली लागू करने के विषय में चर्चा शुरू की। फिर विजय केलकर टास्क फोर्स का गठन हुआ, जो कि हुआ 2003 में। 2004 में यह बताया गया कि जीएसटी ये इसेंशियल है, इसको हमारी टैक्स रचना में लाना चाहिए, लेकिन संसदीय बेड़ों में अटक कर 2006, 2008, 2009 ये चला गया, डिस्कशन होता रहा। 2011 चला गया, फिर 115 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया 2011 में। स्टैंडिंग कमेटी 2012 में बनी। 2013 में स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। उसी बीच सरकार बदल गई। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। उन्होंने बड़ा भरकम प्रयास किया और संसद में श्री अरुण जेटली जी की देखरेख में, जो कि उस वक्त के वित्त मंत्री थे भारत सरकार के, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया और पहले लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और जीएसटी पास किया गया लोकसभा में 2015 में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी संसदीय रचना में पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट।
तो पहले लोकसभा में ये बिल लाया गया, फिर राज्यसभा में 2016 में ये बिल लाया गया और पास किया गया, और बाद में राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर हुई, और 1 जुलाई 2017 से, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू हो गया। Here you can see, friends. So now we become one nation, one tax. और one nation, one tax की थ्योरी लिखते वक्त ऐसा कहा गया कि पूरे देश में जो कोई राज्य है, जितने भी राज्य है, उसमें एक जैसी वस्तु पर एक जैसा टैक्स रहेगा, जिससे कि जितने भी कंपनियां हैं जो अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, जो ट्रेडर्स को बड़ा एक समस्या रहती है, उसके लिए आसानी बरती गई, और ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में रखा गया। तो आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो जीएसटी ये वर्ड जो था ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। तो जब संविधान का हिस्सा नहीं था तो इसे संविधान में लाया गया। आर्टिकल 246 ये जो है 246A, इसके तहत पावर टू इम्पोज जीएसटी, मतलब जीएसटी लागू करने के लिए अधिकार दिए गए। और जीएसटी क्या है, इसका डेफिनेशन जो है आपको मिलता है आर्टिकल 366(12)A, जिसमें ये कहा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स on the supply of goods or services or both, except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption। मतलब गुड्स और सर्विस टैक्स का मतलब है कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सर्विस हो, या दोनों भी हो, इसके लिए यह टैक्स लागू रहेगा, ऐसा ये डेफिनेशन कहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर ये टैक्स कैसे लागू होगा और इस टैक्स में रचना कैसी रहेगी, किस वस्तु पे कितना टैक्स लगेगा, ये सारा पावर जो है ये जीएसटी काउंसिल को दिया गया। जीएसटी काउंसिल ये एक बॉडी बनाई गई, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया, आर्टिकल 279A लाया गया और जीएसटी काउंसिल की रचना की गई। जीएसटी काउंसिल में जो हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे देश के वित्त मंत्री तब के श्री अरुण जेटली जी, और अब श्रीमती निर्मला सीतारामन, जो इसकी पदसिद्ध अध्यक्षा रहेगी, चेयरमैन है। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा अध्यक्ष या चेयरमैन रहेंगे जीएसटी काउंसिल के, और जीएसटी काउंसिल में अन्य राज्यों के यूनियन मिनिस्टर जो है रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड फाइनेंस वो भी रहेंगे। फिर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन भी रहेंगे, वाइस चेयरमैन भी रहेगा, और अन्य अधिकारीगण भी रहेंगे। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है इसको पावर दी गई रिगार्डिंग द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रेट्स, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, लेट अस मूव अहेड। अगला सवाल लेता हूं फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। फिर जीएसटी का एग्जैक्ट मतलब हमने आर्टिकल 366(12)A में देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली जीएसटी मतलब क्या है और कब से ये शुरू हुआ। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। पार्लियामेंट की प्रोसीजर के थ्रू ये पास किया गया। ओके, 2017 से ये नई कर प्रणाली आ गई। अब इससे पूछा जाता है कि जीएसटी ये क्या है। जीएसटी पहले ऐसा होता था कि जिस राज्य में वस्तु बनी, ओरिजिन हुआ उस वस्तु का, वही राज्य उस वस्तु के ऊपर टैक्स ले सकता था। लेकिन जीएसटी में पूरा उल्टा हो गया। जीएसटी में क्या हुआ कि जो राज्य कंज्यूम करेगा, जहां पे कंज्यूमर रहेगा, जिस राज्य के नाम पे बिल बनेगा, जहां पे वो कंज्यूमर है, जिस राज्य में डेस्टिनेशन है, वही राज्य स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में रेवेन्यू शेयर करेगा। इस एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है जो कि इंदौर से आपने मंगवाया और वो पहुंचा महाराष्ट्र के पुणे में, तो इसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। और इस सप्लाई ऑफ गुड्स पे अगर मान लीजिए 12% चार्जेस है और 50,000 रुपए का ये मोबाइल फोन है तो 6,000 रुपए लगेंगे। तो 6,000 रुपए में से जीएसटी कानून ऐसा कहता है कि ये जो 6,000 रुपए है, आधा हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। 12% टैक्स का 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी द्वारा, और 6% जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहां पे वो डेस्टिनेशन पहुंचा है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर पहुंचती है तो जम्मू कश्मीर ये डेस्टिनेशन स्टेट हो गया, वो राज्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इक्वल रेवेन्यू शेयर करेगा। वैसे ही चाहे महाराष्ट्र से या गुजरात से तमिलनाडु हो या तमिलनाडु से कर्नाटका हो, तो अगर तमिलनाडु से कर्नाटका है तो कर्नाटका राज्य जो है वो डेस्टिनेशन स्टेट हो गया, वो अपना टैक्स कलेक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं।
तो जीएसटी में जो मैं बता रहा हूँ सेंट्रल और स्टेट, ऐसा कुछ टैक्सेस के टाइप्स है क्या? यस माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 4 ब्रॉड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच द जीएसटी इज डिवाइडेड इन। तो वो कौन कौन से टैक्सेस है? पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए इसे तैयारी में रखें, क्योंकि इनके लॉन्ग फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं और ये कहाँ एप्लीकेबल है ये भी पूछा जाता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, इनकम रहेगा। एसजीएसटी ये जो स्टेट उसके नाम में, तो स्टेट गवर्नमेंट का ही हिस्सा रहेगा, रेवेन्यू रहेगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड रहेगा, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स का ट्रांसफर होगा। अब पहले जो मैंने बताया था कि मोबाइल फोन ट्रांसफर किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से महाराष्ट्र में, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा फ्रेंड, आईजीएसटी जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स है। ओके, यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी मतलब अगर यूनियन टेरिटरी से दीव दमन हो गया, पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद अभी नए जो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, तो हमारे देश में अब 9 यूनियन टेरिटरीज। ये जो 9 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें अगर आपने कोई गुड्स अप्लाई किए तो आपको यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी ट्रांसफर किया गया, गौर कीजिए फ्रेंड्स, अगर यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी नहीं लगेगा उस केस में, उस केस में आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को भी एक स्टेट माना जाएगा। और अगर एक यूनियन टेरिटरी से, जैसे पौंडीचेरी से दादर नगर हवेली दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर गुड्स ट्रांसफर होते हैं, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। ये बहुत सी बार एग्जामिनेशन में आता है फ्रेंड्स, प्लीज इसको ध्यान रखिए। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में गुड्स जब ट्रांसफर होते हैं तो उसको आईजीएसटी लगती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए, मतलब भारत में किसी अन्य देश से आपने गुड्स मंगवाए हैं या सर्विसेज मंगाई है, गुड्स को मंगाना, ओके, इंपोर्ट करना, इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा आईजीएसटी। इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, ओके। तो उसके ऊपर आपको आईजीएसटी ही देना पड़ेगा। अगर आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो उस इंपोर्ट के लिए आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट जो है ये हमारे कस्टम्स में आता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो जब जीएसटी आया तो उसके पहले बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो राज्यों के भी हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुआ करते थे। ये सारे इनको मर्ज किया गया, 17 टैक्सेस को मर्ज किया गया, और इन 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कौन कौन से टैक्सेस ये देखते हैं फ्रेंड्स। एंटरटेनमेंट के ऊपर भी एक टैक्स लगता था, उसको एंटरटेनमेंट टैक्स कहते थे, वो अब अबॉलिश हो गया, मर्ज हो गया, सब अस्यूम हो गया है। फिर एक्साइज, ये बहुत बड़ा सेंट्रल एक्साइज जो था उसको सब अस्यूम कर दिया गया है, मर्ज कर दिया है, खत्म हो गया है। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स था पहले, उसको भी खत्म किया गया। वैट, राज्यों का जो इनकम का जरिया था, सेल्स या वैट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको एबॉलिश किया गया, उसके जो बदले में जीएसटी लाया गया। ऑक्ट्राय, अगर आप ऑक्ट्राय, लोकल टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब जो है, ये अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में या एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करते हैं तो उसको आपको टैक्स भरना पड़ता था व्यापारियों को, लग्जरी टैक्स। ये सारे जो टैक्सेस है ये सब खत्म कर दिए गए, और ये खत्म करके एक टैक्स बनाया गया, और वी बिकम वन नेशन वन टैक्स बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारे टैक्स खत्म होकर एक टैक्स बना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस सब अस्यूम यानी मर्ज किए गए जीएसटी के अंदर, तो आप ये ठीक से पढ़िए। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर जीएसटी लागू होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे, तो वो कैसे लागू होता है? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सप्लाई। सप्लाई, जब सप्लाई होगा तो सप्लाई किस प्रकार होगा? अगर आप परचेस करते हैं तो उसे सप्लाई इनवर्ड कहेंगे, अगर आप सेल्स करते हैं तो उसे सप्लाई आउटवर्ड कहेंगे, अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करते हैं उसे भी सप्लाई कहेंगे, अगर आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब बार्टर करेंगे उसे भी इस लॉ में सप्लाई कहा गया है। रेंटिंग, कोई प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट से दी, लीज से दिया, वो भी एक सप्लाई है। इन सब के ऊपर चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज का सप्लाई हो, सप्लाई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन अंडर जीएसटी? द सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के अंदर, तो मैं कैसे ले सकता हूं? तो दो प्रकार की स्कीम गवर्नमेंट ने दी, एक है रेगुलर स्कीम और दूसरी है कॉम्पोजिशन स्कीम।
अब ये रेगुलर स्कीम क्या है और कॉम्पिटिशन स्कीम क्या है वो जानते हैं। रेगुलर स्कीम को नॉर्मल स्कीम भी कहा जाता है। अगर आपका टर्नओवर ऑफ सप्लाई, मतलब मैंने जो ऊपर बात बताई ना आपको, परचेस, सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर, बार्टर, लीजिंग, गारंटी, ये जो है, तो अगर आप गुड्स के व्यापारी है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए के ऊपर जाता है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के अंडर, अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हैं तो। और अगर आप सर्विसेज का सप्लाई करें तो वही टर्नओवर की लिमिट, उसको थ्रेश होल्ड लिमिट बोलेंगे, थ्रेश होल्ड लिमिट, वो हो जाएगी 20 लाख रुपए। सर्विसेज के लिए 20 लाख रुपए और गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख रुपए अगर आपका टर्नओवर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में। रेगुलर स्कीम में ये वॉलंटरी है फ्रेंड्स आपके ऊपर। ओके। और आप चाहे तो अगर आप 40 लाख के नीचे या 20 लाख के नीचे टर्नओवर, और आप जिसको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे बिल मांगता है कि भैया जीएसटी का बिल चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे आगे उसका जो है क्रेडिट लेना है। तो उस केस के अंदर क्या है, आप भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इवन आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख को क्रॉस नहीं किया हुआ है तो भी आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो फ्रेंड्स। अब ये कॉम्पिटिशन स्कीम क्या है? कॉम्पिटिशन स्कीम मतलब छोटे व्यापारियों के लिए जो स्कीम बनाई गई उसको कॉम्पिटिशन स्कीम कहते हैं। तो कॉम्पिटिशन स्कीम क्या है? कॉम्पिटिशन स्कीम ऐसी है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए के ऊपर लेकिन 1.5 लाख के नीचे है, तो आपको एक अन्य मार्ग दिया गया है। अगर आप छोटे व्यापारी, इसको बोलेंगे छोटे व्यापारी, तो आप क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन लेंगे कॉम्पिटिशन स्कीम में। उसके तहत आपको सिर्फ 1% या 5% टैक्स देना है। ओके। तो और कोई बिल वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इंटरस्टेट ट्रांसफर जो है गुड्स का, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन जो है, इंटरस्टेट ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो। इंटरस्टेट अगर मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में आप माल बेचना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते हो। सर्विसेज वाले खास करके ध्यान रखें, इसमें बड़े कॉम्प्लेक्शंस आपके लिए आते हैं। तो प्रेफरेबली लॉट ऑफ डीलर्स, जो कि जो सेट ऑफ का रूल गया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आप जब परचेस करते हो उस वक्त आपने जो टैक्स भरा, सप्लाई इनवर्ड पे जो टैक्स भरा, परचेस पे जो टैक्स भरा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और वो इनपुट टैक्स, आपने जो टैक्स वसूल किया है, लिया है कस्टमर से या व्यापारियों से, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी, B2B हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है, वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने परचेस के वक्त 10 रुपए टैक्स भरा और वही वस्तु में जब बेचता हो तो मुझे 12 रुपए टैक्स क्या है, तो 10 रुपए मैंने ऑलरेडी भर दिए थे और 12 रुपए मैंने लिए, तो अब मुझे कितने भरने पड़ेंगे, ऑलरेडी 10 जो भरे वो माइनस कर सकता हूँ, तो 12 रुपए माइनस 10, ये जो 10 है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। 10 रुपए में माइनस करूंगा, 2 रुपए मुझे और भरने पड़ेंगे। तो मतलब परचेस के वक्त मैंने जिस व्यापारी से खरीदा था वो 10 रुपए मेरे भरने वाला है और मैं 2 रुपए भरूंगा जो मैंने कलेक्ट किया है उस वस्तु के ऊपर। तो ये ऐसा एक मैकेनिज्म है। ओके। और ये वैल्यू एडेड मैकेनिज्म है। ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो कौन से वेबसाइट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन और सारी डिटेल्स मिलेगी, तो वो है www.gst.government.in, www.gst.government.in। और हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप जिसके साथ व्यापार कर रहे हो वो ऑथेंटिकेटेड डीलर है या नहीं, वो सही या फर्जी डीलर है। कभी कभी क्या होता है, आप ऑनलाइन खरीदते हो, आपको पता नहीं होता है कि व्यापारी है या नहीं, या किसी राज्य से दूसरे राज्य में वो व्यापारी बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैंने जो बिल भेजा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि नो योर ट्रेडर या नो योर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। सो उस केस में क्या होता है कि आप इस वेबसाइट पे जाते हो, अगर आप गूगल भी कर सकते हो नो योर ट्रेडर करके, तो जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर, तो आपको उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर अगर आपने डाला तो वो सही है या नहीं है, उसकी पूरी जानकारी, वो कहाँ पर है, कौन से स्कीम में रजिस्टर्ड है, वो सब में आपको मिल जाता है। वैसे ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.mahagst.government.in। सीबीईसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, वो भी जीएसटी से डील करता है, तो www.cbicgovernment.in। मैं एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, मेनली जो आपको कारोबार करना है, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो इस वेबसाइट से करना है। और अगर आप www.mahagst.government.in, और अगर आप जीएसटी ओवरऑल जो आपका, चाहे वो रिटर्न्स हो, रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न्स तक सारी चीजें या नोटिस एक्सेट्रा, वो सब आपको पूरा जीएसटी का प्रणाली जो है वो है www.gst.government.in। और एक खास बात इसके अंदर, जिस प्रणाली में जीएसटी टैक्स के अंदर उन्होंने लाया, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब ये ई वे बिल क्या है, अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट की, अगर मान लीजिए आप एक व्यापारी है और दूसरे व्यापारी को गुड्स बेचते हैं, यार व्यापारी है और आप कंज्यूमर को गुड्स बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपए ज्यादा है, तो आपको बनाना पड़ेगा ई वे बिल, ट्रांसपोर्ट के साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा।
अगर आपने वो नहीं जोड़ा तो आप दूसरे राज्य में जाकर आपको परेशानी आएंगी। भारत भर अगर आप कहीं पर भी गुड्स बेचते हो, अगर आपके पास ई वे बिल, वैलिड ई वे बिल है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। देयर विल बी नो एंट्री बैरियर, और आपको एडिशनल कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। ओके, जो स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस होते थे वो सब खत्म कर दिए गए और ई वे बिल इंट्रोडक्शन के बाद। इसके लिए आपको कंपलसरीली ई वे बिल बनाना है, जो कि आपको www.evabill.nic.in इस वेबसाइट पे मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, अब बात करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। तो पहले बात कर देता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या मिलता है। जीएसटी रजिस्टर होने के बाद में आपको मिलता है 15 डिजिट का एक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि होता है 15 डिजिट का। तो व्हाट दिस 15 डिजिट स्पीक्स अबाउट, क्या है 15 डिजिट का मतलब? पहले जो 2 डिजिट है वो स्टेट कोड है, वो किस राज्य का व्यापारी है उससे रिलेटेड है। महाराष्ट्र के लिए यही जो है वो 27 है। ओके, देन आपका उस व्यापारी का जो जो रजिस्टर करना चाहता है जीएसटी में अपने आप को, उसका पैन नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ है। स्टेट कोड के बाद पैन नंबर आ जाता है 10 डिजिट का। फिर उसके बाद में एक डिजिट आता है अल्फाबेटिकल, जो है एक एंटिटी नंबर है। आप कौन से टाइप की एंटिटी आपको समझता है, चाहे आप एक सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, जो कुछ भी हो, तो एलएलपी हो, तो उससे रिलेटेड सारी बातें जो है इस डिजिट से पता चलती है। ये जेड, ये एक डिजिट है, जो अल्फाबेट है, वो डिफॉल्ट डिजिट दिया गया है इस प्रणाली में। और एक एक नंबर दिया गया है जो एक चेक डिजिट है कि ये जो जीएसटी नंबर वो सही है नहीं, वो इमीडिएटली सॉफ्टवेयर बताता है या वेबसाइट बताती है आपको। ओके, तो 15 डिजिट का GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये आपको मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क से। GSTN और GSTIN में फर्क है फ्रेंड्स। GSTN का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो कि ऑनलाइन पूरी प्रणाली, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई ना पूरी, वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गवर्नमेंट ने। जीएसटी की पूरी प्रणाली ऑनलाइन कर दी है, उसको GSTN नेटवर्क हैंडल कर रहा है, GSTN नेटवर्क। और जो आप रजिस्टर करते, जब भी आप रजिस्टर करते हो इस कायदे में, तो आपको जो एक 15 डिजिट का नंबर मिलता है उसको बोलते हैं GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जीएसटी रजिस्टर करने के लिए? पहला डॉक्यूमेंट जरूरी है आपका पैन, आपका पैन नंबर, ठीक है। पैन कार्ड का आपको जेरोक्स देना है। फिर उसमें प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका जो शॉप एक्ट लाइसेंस है, या अगर आप कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी का आपको देना है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। फिर आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना है, जो कि आप आपका लाइट बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, और कंपनी के केस में आप रेंटल एग्रीमेंट या जो भी है पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर आपने रेंट एग्रीमेंट किया तो वो आप दे सकते हैं। देन एड्रेस प्रूफ आपको देना है। फिर एड्रेस प्रूफ, फिर आपको देना है आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, प्रेफरेबली करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है आपका, जो कि बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, करंट अकाउंट, उसका स्टेटमेंट देना है आपको लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस के साथ। ओके, फिर बाद में क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाना है, और क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर आपको देना है। तो ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, थोड़ी डिटेल में दी गई है, जिसको आप स्टडी कर सकते हो। और अगर आप अलग अलग टाइप के एंटिटी हो, जैसे अगर आप एक व्यक्ति हो, सिंगल सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, यस नो के फॉर्मेट में दिया गया है। आप उसको स्टडी कर सकते हैं, इट इज इजीली अवेलेबल। लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, जैसे क्लियर टैक्स है, ओके, taxguru.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत अच्छा अच्छा विश्लेषण आपको देती है इसके बारे में। ओके, अगर आप पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक लिमिटेड, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये आपको दिया गया है, तो आप उसका स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, या कोई व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल, पहले तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है, और बाद में ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है जीएसटी का नंबर, 27 से शुरुआत है, इसका मतलब महाराष्ट्र स्टेट का है, बाद में इनका पैन नंबर दिया गया है। और ये 15 डिजिट का नंबर जो है, उससे पता चल जाता है किस राज्य का व्यक्ति है। और यही नंबर अगर आप उस वेबसाइट पे www.gst.government.in, नो योर जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर, अगर उसमें डालेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, ये व्यापारी सही है या फेक व्यापारी है, इसकी डिटेल आपको मिलती है। ओके फ्रेंड, तो ये जो सुमित कुलकर्णी जी है, इनका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, डेट दी गई है, और ये सारा चीज है, आप ये स्टडी कर सकते हो, ये कहाँ के रहवासी है, वो सब दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
मैं बेसिक इंट्रोडक्टरी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और इट वुड बी कम्बरसम फॉर यू। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जीएसटी जब आया तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग वस्तुओं पे और सर्विसेज पे क्या रेट ऑफ टैक्स रहेगा ये बताया। तो जीएसटी का जो रेट है वो कैसे है, उन्होंने बताया कि देयर विल बी 5 मेन जो टैक्स स्लैब्स रहेंगे या टैक्स रेट्स रहेंगे, और उसमें एक स्पेशल कैटेगरी का रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रेट है 0%, जिसपे कोई टैक्स नहीं है, उसको 0% बताया। फिर है 3% जो प्रेशियस मेटल्स पे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा, जितने भी प्रेशियस मेटल्स है उनके ऊपर 3% का रेट है। फिर आते हैं 5% की कैटेगरी, जिसमें इसेंशियल गुड्स आ जाते हैं, पैकेज गुड्स आ जाते हैं। फिर आता है 12% की कैटेगरी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आ जाती है काफी हद तक। फिर बाद में आता है 18%। 18% में गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज में। खास करके ये 18% जो ये टैक्सेबल जितने भी सर्विसेज है उसके ऊपर 18% का रेट दिया गया है। 18% इज द रेट प्रिस्क्राइब फॉर ऑल द टैक्सेबल सर्विसेज मेजॉरिटी। ओके, और एक हाईएस्ट रेट है जीएसटी के अंदर जो कि है 28%। 28%। पहले के जो टैक्सेस थे, अगर मैं वो 17 टैक्सेस को ऐड कर दूं तो टोटल होता था 40 या 40 से 45% टैक्स आप भरते थे फ्रेंड्स। वो इनडायरेक्ट तरीके से आपसे लिया जाता था, लेकिन जीएसटी ने क्या किया, उसको आसान कर दिया। मैक्सिमम 28% ही रेट लिया जाता है। उसमें भी बहुत सारी जो वस्तुएं है वो 18% की नीचे रखी गई है, मतलब 0% से 18% का जो रेट है उसमें ही रखी गई है। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल मूव अहेड। अब जानते हैं जीएसटी एचएसएन। हर वस्तु को अपना एक नंबर दिया गया है, हर सर्विस को अपना एक नंबर दिया गया है। जिस अगर वस्तु है गुड्स है तो उसे एचएसएन कोड दिया गया है, उसका मतलब है 8, वो है 8 डिजिट, 8 डिजिट एचएसएन कोड। और वो 8 डिजिट का एचएसएन कोड जो है, एचएसएन का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको एचएसएन कोड की जरूरत नहीं है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक तो आपको एचएसएन कोड 2 डिजिट का देना है। और ये सारी जो एचएसएन कोड है, इसकी पूरी लिस्ट आपको गूगल कर लीजिए। कोई भी वस्तु आपके आप जो बेच रहे हैं वो अगर गूगल में डालेंगे तो आपको एचएसएन कोड मिलेगा उस वस्तु का, जो कि कंपलसरी है आपको बिल के ऊपर डालना। लेकिन अगर आप छोटे व्यापारी है तो आपको नहीं डालना है, लेकिन अगर आप बड़े व्यापारी है, अगर आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं तो आपको एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी है फ्रेंड्स। ये हो गया गुड्स के बारे में। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको एचएसएन कोड देना है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आप जानते हैं सर्विसेज के बारे में। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी किसी क्लाइंट को, या आर्किटेक्ट ने कोई इंजीनियरिंग का प्लान बना के दिया, उसके लिए वो फी चार्ज करेंगे, तो वो फी चार्ज करेंगे बिल के अंदर। तो उस प्रकार की जो किस प्रकार की सर्विस उन्होंने दी उसका एक पूरा डिटेल बाइफरकेशन किया गया है और उसको कोड्स असाइन किए गए, उसको बोलते हैं सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, सैक। सर्विसेज अकाउंटिंग कोड जो है वो 6 डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट कोड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी, और ये सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी आप जब देते हो, और मैं आपको बिल भी बताने वाला हूँ इसके बाद इमीडिएटली। अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है। दो प्रकार है। अगर आप कोई भी गुड्स जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, मान लीजिए मैं पूना का व्यापारी हूँ और मैं बेच रहा हूँ गुड्स इंदौर में, तो मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में, या मैं बेच रहा हूँ सूरत में तो मैं महाराष्ट्र से गुजरात बेच रहा हूँ, इसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन। और दूसरा होता है विद इन द स्टेट। मैं अगर पूना का व्यापारी हूँ और मैं मुंबई के किसी व्यक्ति को या ट्रेडर को बेच रहा हूँ, तो ये विद इन महाराष्ट्र, विद इन द स्टेट हो गया। पूना का व्यापारी हो, जलगांव में किसी को बेच रहा हूँ, धुलिया में किसी को बेच रहा हूँ, नंदुरबार में किसी को बेच रहा हूँ, नासिक में किसी को बेच रहा हूँ, ठीक है, नागपुर में किसी को बेच रहा हूँ, तो मैं हो गया हूँ विद इन महाराष्ट्र। तो इस केस में इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन, और इंटर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। तो विद इन अगर सेम स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन अगर है तो उस केस में कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा, अगर मान लीजिए 12% का रेट है, वो इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली कैसे, सी जीएसटी जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है 6%, और एस जीएसटी जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है 6%। अगर मान लीजिए टोटल उस वस्तु के ऊपर 12% का रेट है, तो क्या होगा, 12% बाइफरकेट होंगे 6% सी जीएसटी के प्लस 6% एस जीएसटी के। ओके, एक प्रॉब्लम के साथ समझते हैं इसको। सपोज मिस्टर अजय फ्रॉम पुणे सोल्ड गुड्स, मतलब सप्लाई
outward है supply goods of rupees 1 lakh to Mr. Vijay from Mumbai, then which are the GST applicable if the rate of tax is 5%? पूना का बंदा है अजय और मुंबई के बंदा है विजय, उनको गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र में गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं 1 लाख रुपए के, जिसको बोलेंगे विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और 5% का टोटल जीएसटी है, तो कैसा होगा कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ द गुड्स है 1 लाख, गुड्स 1 लाख रुपए के सप्लाई हुए, तो उसको 5% को डिवाइड कर दीजिए 2.5% में। अब 1 लाख पे 2.5%, 2,500 CGST और 2,500 SGST, और टोटल बिल का वैल्यू होगा 1,05,000, जिसको हम बोलेंगे इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा 1,05,000। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा IGST, और वो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो रहेगा वो कैसे कैलकुलेट है समझ लीजिए। पिछला जो एग्जांपल था उसमें सिर्फ एक बदलाव है, देखिए एग्जांपल में पढ़ता हूँ। सपोज मिस्टर अजय फ्रॉम पुणे सोल्ड गुड्स that is supply outward of rupees 1 lakh to Mr. Vijay from Indore, then which are the goods applicable if the rate of tax is 5%? तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 1 लाख रुपए। अब इस केस में सीजीएसटी जीएसटी नहीं, क्योंकि ये विद इन द स्टेट नहीं है, इस केस में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी आएगा, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में है तो आईजीएसटी, अगर विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी में है तो प्लस सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में है, इसके लिए 1 लाख का गुड सप्लाइड प्लस आईजीएसटी, इसका टोटल इनवॉइस वैल्यू बन गया 1,05,000। चलिए बिल्स के द्वारा समझते हैं। ये एक बिल है गुड सप्लाई का, एलईडी बिल सप्लाई किए गए एबीसी इंटरप्राइजेस द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बिल है, बिल को जीएसटी की भाषा में बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, टैक्स की भाषा में बोलते हैं बिल को टैक्स इनवॉइस। एबीसी इंटरप्राइजेस ने बिल दिया, एबीसी इंटरप्राइजेस का जीएसटी नंबर यहाँ दिया गया है, और किसको दिया, बिल टू, यहाँ बिल में दिया गया है आरके इलेक्ट्रिकल वर्क्स, और अब इनका भी जीएसटी नंबर दिया गया, ये भी जीएसटी रजिस्टर्ड है। ओके, नाउ इनवॉइस जो है वो नंबर दिया गया है, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, एलईडी लाइट्स दिए गए हैं, और एचएसएन कोड में जो आपको हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इस एलईडी लाइट का कोड दिया गया है एचएसएन लिस्ट के अंदर, तो सारे गुड्स के लिए एचएसएन कोड दिया गया है, तो इसका जो नंबर है वो ये है, क्वांटिटी कितनी है एटसेट्रा, रेट क्या है, और अब बिल का वैल्यू जो डिस्काउंट काट के वो बना है, यहाँ पे गौर कीजिए फ्रेंड, वो बना है 20,000, उस पे 12% का रेट है, क्योंकि 6 + 6 मतलब 12%। तो सीजीएस, क्योंकि ये देखिए अब ये कैसे डिसाइड हुआ, ये जो न्यू दिल्ली का ये जो व्यापारी है, ये है न्यू दिल्ली में, और ये न्यू दिल्ली में ही इसको बेच रहा है, मतलब विद इन द सेम स्टेट, दिल्ली एक राज्य भी है, तो विद इन द सेम स्टेट ये ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, टोटल टैक्स हुआ 12% का जीएसटी। तो 1,200 रुपए सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, 1,200 रुपए एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दिल्ली सरकार के खाते में जाएंगे, क्योंकि इस केस में दिल्ली ये डेस्टिनेशन स्टेट है। इसको मिलेगा जहां पर लेने वाला व्यापारी जो है या लेने वाला कस्टमर जो है, जो डेस्टिनेशन जिसके नाम का बिल बना है, उस राज्य को ये मिलता है। तो टोटल ये जो 2400 रुपए का टैक्स है, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे 1,200, और 1,200 रुपए जाएंगे एसजीएसटी नई दिल्ली सरकार को, नई दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, सो 22,400 का टोटल इनवॉइस वैल्यू ये बिल बना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सर्विसेज की बात करता हूँ, सर्विस का एक बिल देख लेते हैं। ये सीए साक्षी एंड एसोसिएट है, इन्होंने क्या किया, अपने क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज दी। अब ये क्लाइंट जो है, देखिए ये जो सीए साक्षी है, ये है दिल्ली में और ये है हरियाणा में। इनका ये जीएसटी नंबर है, उनका सीए साक्षी एंड एसोसिएट का भी जीएसटी नंबर दिया गया है। ये टैक्स इनवॉइस वो दे रही है 1 लाख रुपए जो है कि इन्होंने सर्विसेज दी। सैक कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड उनका दिया गया है, सर्विसेज का जो कोड दिया गया वो ये है। और उसके ऊपर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया इस केस के अंदर, इस केस में दिल्ली जो है ये एक राज्य है, और दिल्ली से हरियाणा ये दूसरे राज्य में ट्रांसफर है, उस केस में आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी 18% सर्विसेज पे है, 18% सर्विसेज का टैक्स रेट है, तो 18% आईजीएसटी लगा, और ये ऐड होके टोटल इनवॉइस वैल्यू बनी 1,18,000। ओके, आईजीएसटी 1,18,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब मान लीजिए बहुत से बार क्या होता है कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड तो होते हो लेकिन आप टैक्स नहीं भरते हो क्योंकि 40 लाख के नीचे आपका टर्नओवर है, तो उस केस में आप, और आप या फिर आप ऐसी वस्तु बेच रहे हो जिस पर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट बोलती कि मान लीजिए राइस है, गेहूं है, ओके, जो किसानों से लिया गया है, तो अब उसके ऊपर किसान तो ये बेच रहा है लेकिन उसको टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है क्योंकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, ओके। या फिर अगर आप ऐसी कोई वस्तु बेच, आप व्यापारी भी हो और अगर कोई वस्तु बेच रहे हैं कि जिसमें आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो लेकिन अभी तक आपको टैक्स एप्लीकेबल नहीं है या उस वस्तु के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको सब देना पड़ेगा, उस आपको देना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई, ओके। व्हेन देयर इज नो टैक्स एप्लीकेबल, बिल ऑफ सप्लाई देंगे। देखिए अभी इस गुड्स में राइस, इस केस में राइस सप्लाई किए गए हैं, एचएसएन कोड राइस का दिया गया है यहाँ पर 50 केजी का, और यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लाया गया है, टोटल बिल वैल्यू दिया गया है 2750। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे। हमने जीएसटी के बारे में समझा, जीएसटी में क्या डॉक्यूमेंट रखते हैं, जीएसटी आईएन जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो क्या आता है वो समझ लिया। अब जीएसटी के लिए कौन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, और अन्य जो रिटर्न्स वगैरह होता है जीएसटी के अंदर, जो आपको सरकार को पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि आपने मंथ में साल भर में क्या किया है, जीएसटी रिटर्न्स, उसके बारे में जो फॉर्म्स दिए गए हैं जीएसटी के अंदर वो हम समझते हैं। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब हो जाता है, जब आपका टर्नओवर जो है 40 लाख के ऊपर हो जाता है तब, या फिर सर्विसेज का टर्नओवर जो है आपका 20 लाख के ऊपर हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 10 लाख का है, ओके। तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर आपका 40 लाख के नीचे फॉर गुड्स और 20 लाख के नीचे फॉर सर्विसेज का टर्नओवर है तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए फ्रेंड्स नेचुरली आपको पूछेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन ले, तो आपको जाना है www.gst.government.in पर, और आपको ढूंढना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म, जीएसटी REG 01। ये रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स भर के रजिस्टर करवा सकते हो और आपको एक जीएसटी आईएन नंबर मिलेगा। अब ये बेसिक वीडियो है, मैं आने वाले अगले वीडियोस के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर, एलएलपी हो या कंपनी हो, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, ताकि आप ये सारी बातें सीख सके, समझ सके, और आप जहां पर अगर भी जॉब करने वाले हैं या आप ट्रेडर है तो आपको ये सब बातों का हेल्प हो, ओके। तो आप जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर आपको ब्यौरा देना है गवर्नमेंट को, तो जीएसटी कानून ये कहता है कि आपको मंथली, अगर आप रेगुलर स्कीम में तो आपको मंथली डिटेल देना है GSTR 1 और GSTR 3B में। तो GSTR 3B क्या है, GSTR 3B जो है वो है इज अ समराइज्ड रिटर्न फॉर्म। रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी हम कुछ बेचते या खरीदते हैं उसका पूरा डिटेल, बिल नंबर क्या है, कितने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, उसका जीएसटीआर नंबर क्या था, हमारा जीएसटीआर नंबर क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी जो डिटेल्स है हम गवर्नमेंट को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू देते हैं, और वो ऑनलाइन फॉर्म है GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 3B is a summarized written form while GSTR 1 is a reporting of all output invoices and taxes on them, जो कि आपको मंथली भरना है। और कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को क्वार्टरली भरना है, कॉम्पोजिशन स्कीम जो छोटे व्यापारी उनको क्वार्टरली भरना है, GSTR 4। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। मंथली रिटर्न भरते भरते, क्वार्टरली रिटर्न भरते भरते, आपको आखिरी के एंड में सारा सब कुछ देने के बाद आपको पूरा डिटेल साल भर का एक रिटर्न भरना है, एनुअल रिटर्न, जीएसटी का एनुअल रिटर्न, जिसको GSTR 9 फॉर्म दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है, उसमें आपको सारी डिटेल्स एनुअल रिटर्न में भरनी है और आपको सबमिट करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी, ओके। ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, अगर आपका गुड्स टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, सर्विसेज का है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, और ऑडिट जो व्यापारी एप्लीकेबल हो जाता है, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी ऑडिटर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो भी ऑडिटर है आपके, वो GST 9C में वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म है, अगर आप गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैंने ई वे बिल मैकेनिज्म की बातें में इस वीडियो में बताया पहले, तो ई वे बिल मैकेनिज्म जो है आपको जीएसटी जीएसटी EWB 01, माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, GST EW 101, यहाँ पर आपको ये चेंजेस करने हैं, GST EWB 01, GST इलेक्ट्रॉनिक वे बिल 01, इस फॉर्म में आपको आपका ई वे बिल आप बना सकते हैं, जो कि www.eWaybill.nic.in पर अवेलेबल है। कंपोजिशन स्कीम जो थी उसके हाइलाइट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स।
जो आप एट अ ग्लांस दे सकते हैं। 1.5 करोड़ के नीचे अगर आपका टर्नओवर है 40 लाख के ऊपर, तो आप ये कॉम्पेंसेशन स्कीम ले सकते हो। अब चलती है वीडियो के अंत में, ये समझते हैं कि व्यापारियों को, डीलर्स को, ट्रेडर्स को इस जीएसटी प्रणाली का क्या फायदा हुआ। ठीक है, और ये जो है, ये मोटे मोटे तौर पे सरकार ने जब जीएसटी लाया था, तब सरकार ने ये बातें कही थी, अपने सामने रखी थी। जीएसटी एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु बनाई, मान लीजिए 100 रुपए को एक वस्तु बनाई, मैन्युफैक्चर करने के ऊपर पहले एक्साइज टैक्स लगता था। तो जो एक्साइज ड्यूटी थी, मान लीजिए वो 10 रुपए की थी, तो 110 रुपए की वस्तु होती थी। अब वो 110 रुपए की वस्तु, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करने के बाद मैं उसको बेचता था, तो उसके ऊपर मुझे वैट या सेल्स टैक्स भरना पड़ता था। तो वो 110 में वो 10 रुपए एक्साइज के, उसके ऊपर भी मुझे सेल्स टैक्स या वैट भरना पड़ता था। इसका मतलब क्या है? एक्साइज पर सेल्स टैक्स, इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट जो है जीएसटी रिमूव कर देता है, क्योंकि जीएसटी में वो सारे टैक्स एबॉलिश हो गए और एक ही टैक्स रखा गया है, जो कि इस टैक्स की सफलता है कि इस कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। दूसरा है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है, पहले की रजिस्ट्रेशन लिमिट थी वो कम थी, आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी लेना पड़ता था। अब रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख तक बढ़ा दी गई है, तो रजिस्ट्रेशन लिमिट बढ़ गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट उसे बोलते हैं, वो बढ़ गई है। तीसरा है कॉम्पोजिशन स्कीम, जो छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है। अब इसमें कई सारे सवाल भी है। बहुत सारे व्यापारी जो वॉलंटरी या जो टैक्स कंसल्टेंट है, वो ये कहते हैं कि आप रेगुलर स्कीम में ही जाइए, ताकि आपको आईटीसी का सेटअप मिले और बहुत सारी बातों से बच सको। और ये कॉम्पोजिशन स्कीम भी छोटे व्यापारियों के लिए बनाई है। सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर है। सारा प्रोसीजर जो है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, हैंडल कर रहा है। ऑनलाइन है, आपको ऑफिस, कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आपको चाहे नोटिस भी आ जाए तो आपको वो ऑनलाइन कंप्लाई करनी है, आपके टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प से, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प से। ओके। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, ईबे, ये जितने भी ईबे या फ्लिपकार्ट या जो भी छोटे मोटे कंपनीज हैं, इन सबको एक डेफिनेट ट्रीटमेंट दी गई है इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक, जी हाँ, लॉजिस्टिक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट, चाहे विद इन द स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए किस तरीके की प्रणाली रहेगी, ई वे बिल मैकेनिज्म एटसेट्रा, ये सब लाया गया। तो ये भी एक अच्छा स्टेप था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड अंडर जीएसटी। तो ये सारी जो सफलता है, बेनिफिट्स है ट्रेडर्स के लिए। बहुत सारी समस्याएं अभी भी है। रिटर्न्स जो है वो टाइम पे नहीं भर पा रहे हैं, कंटिन्यूअस सारे इनवॉइसेस जो है वो एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से नहीं मिलते हैं, वो अपना टैक्स नहीं पे करता है, तो इस व्यापारी अपने जो व्यापारी जो रेगुलर टैक्स भर रहा है उनको भी दिक्कतें क्रिएट हो रही है, रिटर्न भरने में दिक्कतें क्रिएट हो रही है। सरकार ने फिर और फ्रिक्वेंट चेंजेस इस लॉ में हो रहे हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बड़ा बदलाव देश में होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और सारी देश की जनता ने इसका स्वागत किया है, सारे व्यापारियों ने उसका स्वागत किया है। समस्याएं जरूर होती है, समस्याओं को हम सबको मिलकर समाधान निकालना पड़ता है। तो आशा करता हूँ, आई होप everybody has got the understanding, at least basic understanding। मेरा पर्पस ये था कि ये बिगिनर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, और खास करके जो स्टूडेंट्स सीए, सीएस, सीए में कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो जो है उनके लिए यूजफुल हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे या सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे। और खास करके जो हमारे ट्रेडर्स है या कंज्यूमर्स है, जिनको जीएसटी की जो प्रणाली है वो पता नहीं है, उनके लिए मेरा ये प्रयास था वीडियो बनाने का और जीएसटी समझाने का। दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में मैं आपको जीएसटी रिटर्न्स कैसे भरते हैं, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, टैली में जीएसटी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सैप में अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी लॉन्च करूंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही कम फीस पे रहेगा, जो कि खास करके हमारे जो स्टूडेंट्स है, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं या हमारे व्यापारी भाई है, ठीक है, उनके लिए वो रहेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। सी यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।